हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र हुए कुछ राज्यों का, उन राज्यों के प्रमुख शासकों का। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं चिनकिलीस खां, या जिसे निज़ाम उल मुल्क कहा जाता है, उसके विषय में। यह है मोहम्मद शाह जो रंगीला होता है उसके समय वजीर होता है, लेकिन उसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा लापरवाहीपन को देखते हुए यह दक्कन की ओर चला जाता है और दक्कन में एक नवीन राज्य हैदराबाद की स्थापना करता है। चिनकिलीस खां का जो उपनाम है वह आसफ जाह होता है और यह तुरानी सैनिक था जिसने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में दक्कन में 1724 में एक स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? हैदराबाद की। हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया था और आगे चल के जो निजामों का शासन चलता है वह इसी के वंशज होते हैं। 1724 में इसने सकूर खेड़ा के युद्ध में मुबारिस खां को मार डाला, पराजित कर दिया और दक्कन को अपने कब्जे में ले लिया। दक्कन में हैदराबाद वाले क्षेत्र में हैदराबाद की नींव रखी और वहां पर हैदराबाद पर शासन करने लगा। फिर इसके बाद एक शासक हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह द्वितीय, ये कौन थे? आमेर के राजा थे और कहा जाए तो 18वीं सदी में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा थे। 18वीं सदी के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा कौन थे? सवाई जयसिंह द्वितीय थे। और कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। इन्होंने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने की थी। खगोल शास्त्र के अध्ययन हेतु, क्योंकि यह बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे और इसके अध्ययन हेतु इन्होंने भारत में दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर और उज्जैन में अनेक वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो कहां पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कहां कहां करवाया था? दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में, जयपुर में और उज्जैन में। यहां पर इसने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अब हम अगले राज्य की बात करते हैं जिसे कहते हैं अवध राज्य। अवध राज्य चूंकि मराठा और अंग्रेजों के मध्य था और इसने अंग्रेजों के लिए धाय की भूमिका निभाई थी, अर्थात उनको उनके पालनहार की भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों को जब भी लगता था कि हम कमजोर हो रहे हैं तो वह धन संपत्ति कहां से अर्जित करते थे? वह अवध से अर्जित करते थे। यह अंग्रेज तथा मराठा राज्यों के मध्य में स्थित था। इसने ब्रिटिश राज्य के लिए पोषण में धाय की भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसे बफर राज्य भी कहा जाता था, अर्थात यहां पर इतनी ज्यादा धन संपदा थी कि वह अंग्रेज जब चाहें यहां से उसका उपयोग करते रहते थे। यहां का प्रमुख शासक था सआदत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। इसका कार्यकाल 1722 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक चलता है। यह ईरानी सैनिक था। कौन सा सैनिक था? ईरानी सैनिक था, जिसने स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में की थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में की थी। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई थी। किसको बनाई थी? फैजाबाद को बनाई थी। इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। नादिर शाह से कहा था कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, वहां पर बहुत अधिक धन संपदा है। और जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है और जितना वह सोचता है कि यहां से मुझे इतनी ज्यादा धन संपदा प्राप्त होगी, उतनी उसे प्राप्त नहीं होती है। और वह फिर सआदत खां और बुरहान उल मुल्क को पत्र लिखता है और उसे बुलाता है कि तुम उपस्थित हो, तुमने बोला था कि भारत पर आक्रमण करो और वहां से बहुत ज्यादा धन संपदा मिलेगी, और तुम्हारे कहने अनुसार मैंने आक्रमण किया, लेकिन मुझे धन संपदा की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसके डर के कारण सआदत खां खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। फिर इसके बाद शुजा-उद-दौला शासक बनता है, जो कि 1754 से 1775 ईस्वी तक शासन करता है। यह सफदर जंग का उत्तराधिकारी होता है और इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा जाता है, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी जाती है, और इसने ही क्लाइव के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की जो संधि है वह 2 चरणों में होती है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की संधि होती है वह शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है, और वह कब होती है? 1765 में होती है। और इसने ही 1773 में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की थी। तो यह प्रश्न इसके विषय में पूछे जा सकते हैं कि बनारस की संधि किसने की थी, वारेन हेस्टिंग के साथ, या इलाहाबाद की द्वितीय संधि किस किसके मध्य हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि शुजा-उद-दौला आपसे पूछ लिया जाता है 3 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके काल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी। फिर इसके बाद आसफ-उद-दौला आता है 1775 से 1797 ईस्वी तक।
इसने राजधानी को परिवर्तित किया। फैजाबाद से अब यह राजधानी कहां ले जाता है? लखनऊ ले जाता है। 1784 ईस्वी में लखनऊ में यह इमाम बाड़े का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? इमाम बाड़े का निर्माण करवाता है। 1775 में वारेन हेस्टिंग के साथ यह फैजाबाद की संधि करता है। फिर वाजिद अली शाह आता है और वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब होता है। और इसके शासनकाल में 1856 में जब डलहौजी हड़प नीति चलाता है, और हड़प नीति के तहत होता क्या है कि जिस शासनकाल में राजा का पुत्र वैध पुत्र नहीं होता, वो सभी राज्य ब्रिटिश सत्ता में मिला लिए जाते हैं। लेकिन इसका शासक होता है, तो इस कारण इसे ब्रिटिश सत्ता में मिलाने में जो डलहौजी है वह असमर्थ हो जाता है। तो वह एक नई नीति चलाता है और कहता है कि जो वाजिद अली शाह है वह अवध पर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, सही तरीके से प्रशासन नहीं चला पा रहा है, और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश सत्ता में मिला लेता है। तो इस तरीके से अवध स्वतंत्र होता है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, और जो डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी हैं, इनके शासनकाल में ब्रिटिश सत्ता में विलीन हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां करता है। ध्यान रखिए, बंगाल स्थापित बहुत पहले हो जाता है, लेकिन इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित मुर्शीद कुली खां करता है 1727 से, और इसका शासनकाल चलता है 1717 से 1727 ईस्वी तक। 1717 में यह बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। बंगाल में राजधानी ढाका से कहां पर? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लेता है। तो अपनी राजधानी किसे बनाता है? मुर्शिदाबाद को बनाता है। इससे पहले बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? ढाका हुआ करती थी। यह बंगाल में इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ करता है। इजारेदारी प्रथा क्या होता है? भूमि को ठेके पर देना। यह किसानों को तकावी ऋण देता है। इसमें क्या किया जाता है? किसानों को तकावी ऋण अर्थात किसानी से पहले ही ऋण दे दिया जाता है, और उनसे बोला जाता है कि आप जब उत्पादन हो तो उत्पादन का इतना परसेंटेज आप हमें दे दीजिएगा। और इसमें बिचौलियों का दमन भी किया जाता है। तो दो चीजें की जाती हैं, बिचौलियों का दमन और किसानों को तकावी ऋण दिया जाता है। फिर आता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक शासन करता है, और यह बंगाल का सबसे प्रभावशाली और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि बंगाल इतना समृद्ध हो जाता है इसके शासनकाल में कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगता है। इसके शासनकाल में बंगाल में बहुत ज्यादा संपत्ति आ जाती है। इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। जैसे ही इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आ जाती है, तो यह अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देता है। मुगलों से स्वतंत्र घोषित होकर अब मुगलों को राजस्व देना क्या कर देता है? बंद कर देता है। साथ ही साथ यह यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से करता था। यह कहता था कि यह यूरोपवासी जो हैं वह मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं। यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो यह बहुत ज़्यादा शहद देंगी, और यदि इन्हें उंगली की जाए या इन्हें छेड़ा जाए तो यह काट कर मार डालेंगी। तो इनका जो नाती आता है सिराजुद्दौला, उसको भी यह बहुत समझाता है कि जो व्यापारी हैं, जो विदेशी व्यापारी हैं, जो अंग्रेज हैं या जो ब्रिटिश व्यापारी हैं, इनके साथ मधुरता का व्यवहार रखना। यदि इनको तुमने छेड़ा तो यह तुम्हारे राजपाट को समाप्त कर देंगे। और इसके बाद इसका वंशज नहीं होता तो इसकी सबसे छोटी पुत्री का जो पुत्र होता है सिराजुद्दौला, वह बंगाल का नवाब बनता है, और इसका शासनकाल चलता है 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक। यह अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र होता है। जब यह शासक बनता है तो इसके सामने बहुत सारी विपदाएं होती हैं, क्योंकि इसकी मौसी जो होती हैं वह भी इसकी सत्ता को हस्तांतरित करना चाहती हैं। इसका जो मौसी का एक और लड़का होता है वह भी इसे इसके पद से हटाना चाहता है। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए इसके सामने बहुत सारी विपदाएं आती हैं। इसके ही काल में दो घटनाएं होती हैं, एक ब्लैक होल की घटना और दूसरा प्लासी का युद्ध 1757। हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल की घटना की, क्योंकि ब्लैक होल की घटना 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ये हुई थी 20 जून 1757 ईस्वी को। कब हुई थी? 20 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। यह इसका उल्लेख करते हैं जे.जेड हालवेल। जे.जेड हालवेल एक अंग्रेजी व्यक्ति होते हैं, अंग्रेज के व्यक्ति होते, ब्रिटिश व्यक्ति होते हैं। वह स्वयं उस ब्लैक होल वाली घटना पर उपस्थित होते हैं, तो उसका सचित्र वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं खुद उपस्थित था, और वहां पर जो सिराजुद्दौला है वह 146 अंग्रेजी बंदियों को सिराजुद्दौला 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर देता है।
इतनी सी छोटी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है और एक दिन भर बंद रखता है। अगले दिन जब उस कोठरी को खोला जाता है तो उसमें से केवल 23 लोग ही जिंदा बचते हैं और उस 23 लोगों में से एक व्यक्ति होते हैं जेजेड हालवेल। तो ये कहते हैं कि यह इतनी भयानक घटना थी, सारे के सारे यात्री मर जाते हैं, बेकसूर यात्री मर जाते हैं और बेकसूर बंदी मर जाते हैं। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। किसके काल में होती है? सिराजुद्दौला के काल में होती है। इससे ही क्रुद्ध होकर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन अब विद्रोह कर देते हैं, युद्ध छेड़ देते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ, और घटना होती है प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को, और इसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा जाता है? 23 जून 1757 को लड़ा जाता है। और यह किन किन के मध्य लड़ा जाता है? तो अंग्रेज की तरफ से क्लाइव और वाटसन होते हैं और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला होता है। तो इन दोनों के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। इसका कारण होता है अलीनगर की संधि का उल्लंघन। चूंकि अंग्रेज अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर देते हैं, अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेज बंगाल की जो रानियां होती हैं उनसे बात की जाती है, उनसे संधि की जाती है कि आपसे आपकी जो धन संपत्ति है वह लूटी नहीं जाएगी, जबरन छीनी नहीं जाएगी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वाटसन के समय ये चीज़ें होने लगती हैं, लूटी जाने लगती हैं, जबरन लूटी जाती हैं। तो जिसके कारण ब्लैक होल की घटना होती है और ब्लैक होल की घटना के परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्लासी का युद्ध छिड़ जाता है। यह स्थान कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में है और यह आता है झारखंड में। वर्तमान में कहाँ आता है? झारखंड में आता है। ध्यान रखिए, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है, लेकिन यह विजय वास्तविक युद्ध लड़के नहीं लड़ी जाती है, यह राजनीतिक कूटनीति से लड़ी जाती है। इसीलिए इसे अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मात्र प्रस्थान बिंदु ही माना जाता है। होता क्या है? सिराजुद्दौला जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो सिराजुद्दौला के जो प्रमुख मंत्री होता है, जिसे मीर कासिम कहा जाता है, उसे अंग्रेज अपनी ओर मिला लेते हैं। और जब युद्ध लड़ा जाता है तो उस समय पानी गिर जाता है और पानी गिर जाने के कारण इसकी तोपें भी गीली हो जाती हैं। मीर कासिम सिराजुद्दौला से कहता है कि आप एक काम करो, आप घर जाओ, यहाँ युद्ध तो हम संभाल लेंगे, अंग्रेज तो वैसे ही हार जाएंगे। अंग्रेजों के पास छोटी छोटी तोपें हुआ करती हैं जो कि जल्दी से पीछे हो जाती हैं और जल्दी से आगे हो जाती हैं। यह दोनों सेनाएं भागीरथी नदी के दोनों किनारे पर होती हैं। एक किनारे पर किसकी सेना होती है? सिराजुद्दौला की, और दूसरे किनारे पर अंग्रेजों की सेना होती है। अंग्रेजों की सेना जंगलों में खड़ी होती है और जैसे ही पानी गिरता है तो छोटी छोटी तोपें होती हैं तो वो ढक के रख देते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला की तोपें गीली हो जाती हैं और इस तरीके से उनकी सेना हार जाती है। सिराजुद्दौला जैसे ही लौटकर घर जाता है, महल में जाता है, तो मीर कासिम का पुत्र उसकी हत्या कर देता है। इस तरीके से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। वास्तव में यह युद्ध लड़ा नहीं जाता, यह युद्ध तो कूटनीति का परिणाम होता है। इसीलिए इसे अंग्रेजों के राज्य की स्थापना का मात्र प्रस्थान बिंदु माना जाता है। फिर मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, क्योंकि संधि होती है अंग्रेजों के साथ मीर कासिम की कि यदि हम सिराजुद्दौला को उसके पद से हटा देंगे तो अगला नवाब आप हमें बनाएंगे। तो मीर कासिम को अंग्रेज नवाब बना देते हैं और 1760 से 1763 तक शासन करता है। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य शासक होता है। मीर कासिम नहीं, मीर जाफर आता है यहाँ पर। मीर जाफर इसके साथ कटापन करता है और प्लासी के युद्ध में इसकी पराजय का कारण बनता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम आता है और मीर कासिम 1760 से 1763 तक रहता है और यह बंगाल का सबसे योग्य शासक होता है। मीर कासिम जो होता है वह उसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है 1764 में बक्सर का युद्ध। मीर जाफर मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो कुछ समय के लिए आता है सत्ता में, फिर वह जब अंग्रेजों के लिए उतना नजराना नहीं दे पाता है तो अंग्रेज सत्ता से हटाकर मीर कासिम को सत्ता पर बैठा देते हैं। मीर कासिम थोड़ा स्वाभिमान किस्म का व्यक्ति होता है और वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप को सहन नहीं करता, तो धीरे धीरे उनसे अलग होने लगता है, अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देता है। वह मुर्शिदाबाद से अब राजधानी को मुंगेर ले जाता है और अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी करता है जिसमें उनके जो व्यापार होते हैं वह मतलब कर मुक्त होते हैं। उनके लिए कहता है कि आप इस दस्तक का उपयोग करके अपना व्यापार फ्री में कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज उस दस्तक का दुरुपयोग करने लगते हैं। वह हिंदू व्यापारियों को बेचने लगते हैं, भारतीय व्यापारियों को बेचने लगते हैं, जिसके कारण मीर कासिम को राजस्व में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके दुरुपयोग में वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है।
जाता है। बक्सर के युद्ध में कौन कौन होता है, तो एक त्रिगुट बनता है, और त्रिगुट में कौन कौन होते हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों मिलकर एक त्रिगुट बनाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो कैप्टन होता है और युद्ध का नेतृत्व करता है। इस युद्ध में ये जो बंगाल का नवाब मीर कासिम है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला है और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, इनकी पराजय होती है। और पराजय के कारण अब ब्रिटिश सत्ता वास्तविक रूप से कहां पर आ जाती है, भारत पर स्थापित हो जाती है। तो यहां पर अंग्रेजों की क्या होती है, निर्णायक विजय होती है, जिससे ब्रिटिश सत्ता भारत पर वास्तविक रूप से स्थापित हो जाती है। बक्सर के युद्ध के तात्कालिक कारण क्या था, मैंने बताया था कि अंग्रेजों द्वारा जो मीर कासिम ने दस्तक दिया था, उस दस्तक का दुरुपयोग करना था। बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, तो यह एक निर्णायक विजय थी। इसके बाद ब्रिटिश सत्ता भारत में वास्तविक रूप से क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। प्लासी का युद्ध वास्तविक जीत नहीं थी, लेकिन बक्सर का युद्ध इसकी वास्तविक जीत थी। अब बक्सर के युद्ध के पहले पहले तक जितनी भी विदेशी शक्तियां होती हैं, चाहे डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, उन सभी को पराजित कर देता है। अब उसके सामने सिर्फ और सिर्फ देसी राजा रह जाते हैं जिन पर वह कब्जा करे, और बक्सर के युद्ध में तो वह मुगलों को भी हरा देता है। अब इसके सामने सिर्फ और सिर्फ मैसूर, निजाम और मराठा बसते हैं। तो उनकी शक्तियों को हनन करने के लिए बक्सर का युद्ध एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इलाहाबाद की संधि से अनेक आर्थिक इनको लाभ भी प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ बंगाल पर यह द्वैध शासन को प्रारंभ कर देते हैं। द्वैध शासन अर्थात द्वैध शासन में यह होता है कि पैसा खुद स्वीकार कर लो और जो कामकाज है वहाँ के राजा को सौंप दो। मतलब वहाँ का जो प्रशासन है वो राजा संभाले और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वह अंग्रेज संभालते थे। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अब दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वास्तविक सत्ता उनके हाथों में आ जाती है। इलाहाबाद की संधि से बहुत अधिक धन संपदा प्राप्त होती है। बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन पर शिकंजा कसा तथा अनेक अधिनियम पारित करना स्टार्ट कर देती है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस तरीके के अब एक्ट यहां से चालू हो जाते हैं लागू होना। अर्थात बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हुई, जिसका लाभ उठाकर उन्होंने मैसूर एवं मराठा राज्यों की विजय कर संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक साबित होता है। इनकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए बहुत ही सफल सिद्ध होता है। अब बात कर लेते हैं हम इलाहाबाद की संधि की, कि जो बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप होती है, दो राज्यों के मध्य होती है। एक होती है 12 अगस्त 1765 को, किसके मध्य, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य, और एक होती है 16 अगस्त 1765 को, और यह होती है किसके मध्य, अवध के मध्य होती है। तो यह शाह आलम मुगल शासक के मध्य होती है। इसमें मुगल शासक से क्या कहा जाता है, मुगल शासक अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या दे देता है, दीवानी प्रदान करता है। मुगलों को कड़ा तथा खर्च, मुगलों को अंग्रेज क्या करते हैं, कड़ा सौंप देते हैं। साथ ही साथ खर्च हेतु 53 लाख रुपए सालाना और व्यक्तिगत खर्च हेतु 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्रदान करते हैं। तो अंग्रेजों को क्या मिल जाती है, दीवानी मिल जाती है, और अंग्रेज मुगल बादशाह को क्या देते हैं, कड़ा का क्षेत्र दे देते हैं। साथ ही साथ खर्च हेतु 53 लाख रुपए और पेंशन हेतु 26 लाख रुपए देते हैं। लेकिन शुजाउद्दौला अवध के नवाब और क्लाइव के मध्य द्वितीय संधि होती है इलाहाबाद की, कब, 16 अगस्त 1765 को। इसमें अंग्रेजों को हर्जाना स्वरूप 50 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। वह अवध पर हर्जाना लगाते हैं कि आपके कारण हमें बहुत सारा नुकसान हुआ है और अब आपको 50 लाख रुपए हमें हर्जाने स्वरूप देना पड़ेंगे। तो अवध उन्हें 50 लाख रुपए हर्जाने स्वरूप देता है। साथ ही साथ अवध की सुरक्षा की गारंटी अब अंग्रेज उसको दे देते हैं कि आगे चलकर आप पर कोई भी राज्य यदि अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो आपकी सुरक्षा हम करेंगे। तथा कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र उन्हें वापस लौटा देता है। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं और बाकी क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया जाता है। तो इलाहाबाद की संधि यदि 5 नंबर में आपसे पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कब कब हुई थी, किन किन के मध्य हुई थी और किस युद्ध का परिणाम थी। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल में द्वैध शासन की। तो समय था 1765 से 1772 ईस्वी।
तो जो बंगाल में बक्सर की जो युद्ध होता है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के साथ ही बंगाल में द्वैत शासन चालू हो जाता है। ये कब से कब तक चलता है? 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चलता है। इसका जनक था रॉबर्ट क्लाइव और इसे समाप्त करता है वारेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखना, बंगाल में द्वैत शासन को शुरुआत कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है, और इसका अंत करता है वारेन हेस्टिंग। इसका अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को क्या किया जाता है? अलग अलग रखा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय अपने पास रखे। तो क्लाइव क्या करता है कि राजस्व का प्रशासन, कि कैसे हम राजस्व की वसूली करेंगे, साथ ही साथ राजस्व वसूली और दीवानी न्याय जितने भी थे वो अपने पास रखे। साथ ही साथ अब इसको करने से जो भी अशांति पैदा होगी, तो आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और अन्य सभी जो भी प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं वह निजामुद्दौला, जो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, और नजमुद्दौला उसको सौंप दिए जाते हैं। तो ये होता है द्वैत शासन कि पैसा खुद ले लो और जवाबदारी किसी और को सौंप दो। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव अपने पास कौन से क्षेत्र रखता है और नजमुद्दौला को कौन से क्षेत्र देता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बंगाल का द्वैत शासन 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके तहत अंग्रेजों ने नायाब सूबेदार भी नियुक्त किए, क्योंकि अब वहां का जो फौजदारी शासन है या प्रशासन है वो तो नवाब तय कर रहा है, नवाब संभाल रहा है, लेकिन उस पर नज़र कैसे रखी जाए, तो उसके लिए अंग्रेज क्या करते हैं, कुछ सूबेदारों को नियुक्त कर देते हैं। जैसे बंगाल में मोहम्मद रजा को, बिहार में राजा सितब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ राय को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। इस काल को जो इतिहासकार एम पनिक्कर हैं वह डाकुओं का राज कहते हैं। क्या कहते हैं? इस काल को डाकुओं का राज कहते हैं। अब हम द्वैत शासन के परिणाम का अध्ययन कर लेते हैं कि द्वैत शासन के परिणाम हुए क्या क्या। तो देखिए, परिणाम दोनों प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक परिणाम क्या थे? तो इसमें कंपनी का बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। लेकिन नकारात्मक परिणाम बहुत थे कि कानून व्यवस्था क्या हो जाती है? ठप्प हो जाती है। क्या हो जाती है? ठप्प हो जाती है। याद है, ठप्प हो जाती है। कृषि का ह्रास व कृषकों का शोषण प्रारंभ हो जाता है। अब कृषकों का शोषण बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि द्वैत शासन होता है। अंग्रेज जो होते हैं अधिक से अधिक राजस्व वसूलते हैं, और जब भी वहाँ पर विद्रोह होता है तो उसका नियंत्रण राजा करता है। और दूसरा क्या होता है कि जो जनता होती है उसका आक्रोश राजा के प्रति हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आंतरिक शांति का मुद्दा होता है वह राजा के प्रति रहता है। तो यहाँ पर नवाब और जनता के प्रति एक दूसरे का द्वेष भाव उत्पन्न होने लगता है, और अंग्रेज जो होते हैं उसका फायदा उठाते हैं और फूट डालो और शासन कर लो जैसी नीति अपनाने लगते हैं। यहाँ पर वाणिज्य और व्यापार पर भी कुप्रभाव पड़ा। तो ये इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अब बात करते हैं हम मैसूर राज्य की। तो मैसूर राज्य में एक आता है वाडियार वंश। वाडियार वंश क्या था? अरबिडू वंश के शासक में वेंकट द्वितीय के समय मैसूर में इसकी स्थापना की जाती है। किस वंश की? वाडियार वंश की। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। 18वीं सदी में इसका शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज था। कि चिक्का कृष्णराज किसका शासक था? वाडियार वंश का 18वीं सदी में शासक था। और इसी के शासनकाल में, किसके? चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में एक प्रमुख सेनापति था, सेनानायक था, जिसे कहा जाता था हैदर अली। हैदर अली ने स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। तो जो योग्य सेनापति था चिक्का कृष्णराज का, वह इसी के राजकाल में मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है और उसके शासन को अपने हाथों में ले लेता है। बात कर लेते हैं हैदर अली की। तो यहाँ पर मैसूर राज्य में 2 शासक बहुत प्रमुख हैं, एक हैदर अली और इसी का पुत्र टीपू सुल्तान। दोनों से ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हैदर अली का कार्यकाल 1761 से 1782 तक रहता है। यह मैसूर का वास्तविक संस्थापक होता है, क्योंकि मैसूर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यह स्थापित करता है। यह अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित करता है तथा फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है। ध्यान रखिए, जो हैदर अली होता है इनकी मित्रता फ्रांसीसियों से बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों से इसकी झगड़े का या इसका युद्ध का सबसे प्रमुख कारण यही होता है, इसकी मित्रता फ्रांसीसियों के साथ होना। तो इसकी मित्रता फ्रांसीसियों के साथ होती है और यह डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कर लेता है। दक्कन की
भारतीय ताकतों में यह पहला शासक होता है जो अंग्रेजों को पराजित करता है। ध्यान रखिए, जब पहला युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, तो उसमें अंग्रेजों की पराजय हो जाती है। और दक्कन के जितने भी शासक होते हैं उन सभी शासकों में यह पहला शासक होता है जो अंग्रेजों को पराजित करता है युद्ध में। क्योंकि अभी तक जितने भी शासक थे, चाहे आप प्लासी का युद्ध देखें, चाहे बक्सर का युद्ध देखें, सभी युद्धों में अंग्रेजों की विजय होती है और देसी राजाओं की हार होती है। इसके साथ ही चाहे विदेशी ताकतों की बात करें तो सभी में सभी की हार होती है, सिर्फ ब्रिटिश सत्ता की जीत होती है। लेकिन यह पहला युद्ध होता है जब ब्रिटिश सत्ता को चोट पहुंचती है और उसकी बुरी तरीके से पराजय होती है। फिर उसके बाद दोबारा फिर युद्ध होता है और दूसरे युद्ध में जो हैदर अली है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है उसका पुत्र टीपू सुल्तान, यह शासक बन जाता है। इसका कार्यकाल 1782 से 1799 तक रहता है। कहां तक? 1782 से 1799। हैदर अली का यह पुत्र होता है। ध्यान रखिए, हैदर अली की मृत्यु जो होती है वह रोगग्रस्त होने के कारण होती है। युद्ध के दौरान ही वह बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध बीच में ही छूट जाता है और उस युद्ध को संभालता है टीपू सुल्तान 1782 1799 तक। हैदर अली का यह पुत्र होता है। इसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। तो इसने क्या हुआ था? विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावासों को स्थापित किया था। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी झंडा लहराया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और खुद जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था तथा स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करता था। वो कहता था कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, 100 दिन गीदड़ों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जी के मरना। तो इस तरीके की सोच वाला था टीपू सुल्तान, इस तरीके का बहादुर व्यक्ति था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के विषय में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यह किसका पुत्र था, इसका शासनकाल कब से कब तक चला और इसने क्या क्या कार्य किए। तो इसने क्या क्या किए? आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए, श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी झंडा लहराया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और साथ ही साथ स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना यह पसंद करता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की पराजय का कारण हम देख लेते हैं। तो जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें हैदर अली अंग्रेजों को हरा देता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली रोगग्रस्त होकर मर जाता है और उसके बाद टीपू सुल्तान इसको संभाल लेता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और इनके मध्य कुछ संधि हो जाती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल मैसूर, ध्यान रखिए, जहां जहां पर आंग्ल युद्ध लिखा है समझ लेना अंग्रेजों के साथ वह युद्ध हो रहा है, चाहे आंग्ल बंगला हो, चाहे आंग्ल सिख हो, चाहे आंग्ल मराठा हो, चाहे आंग्ल मैसूर हो, अर्थात वह अंग्रेज और उस पार्टी के साथ हो रहा है। तो इसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि यह किसी जो टीपू सुल्तान था वह किसी व्यक्ति परिस्थितियों को ठीक ढंग से समझ नहीं सका और उसके संबंध में सही तरीके के निर्णय भी नहीं ले सकता था। तो इसके साथ दूरदर्शिता का अभाव था, वह व्यक्ति को नहीं समझ पाता था, उसकी परिस्थिति को नहीं समझ पाता था और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता था। टीपू में राजनीतिक जो दूरदर्शिता है उसका अभाव था, बहुत ज़्यादा अभाव था। ऐसे ही पड़ोसी राज्यों द्वारा समय पर इसे धोखा मिला, समय समय पर धोखा मिला, जैसे कि निजामों द्वारा इसे धोखा मिला, इसी तरीके से मराठाओं द्वारा इसे धोखा मिला। तो इसे बार बार धोखा मिलने के कारण भी यह पराजित हुआ। जब हैदर अली प्रथम मैसूर युद्ध में जीत जाता है तो द्वितीय मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम इसके साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं और अंग्रेजों से जाकर मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें हैदर अली की हार हो जाती है। और यही कारण होता है क्षेत्रीय राजाओं का समर्थन न मिलने के कारण यह बार बार हारता जाता है। टीपू यह भी समझने में असमर्थ रहा कि राज्य की सुरक्षा साहस से नहीं बल्कि कूटनीति से की जाती है, क्योंकि यह हमेशा साहस से काम लेता है और कहता है कि 100 दिन तक गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीऊं। तो वह साहस से काम लेता है। वह यह नहीं समझ पाया कि साहस हर जगह काम नहीं आता। आपको यदि युद्ध जीतना है, आपको यदि युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो आपको कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो हैदर अली था वह साम्राज्य का निर्माता था और जो टीपू सुल्तान था वह साम्राज्य खोने के लिए पैदा हुआ था, क्योंकि हैदर अली ने साम्राज्य की स्थापना की थी, मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी और टीपू सुल्तान ने उसी स्वतंत्र मैसूर राज्य को अपने हाथों से गंवा दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मराठा साम्राज्य का और साथ ही साथ सिखों का। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।